हाँ जी मेरे सीएमए इंटर के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एक जबरदस्त लेक्चर पे। दोस्तों आज के लेक्चर पे हम सीएमए इंटर लॉ के लिए एमसीक्यूज करेंगे। इंस्टीट्यूट ने आपको एक एमसीक्यू बुकलेट दी हुई है, जिसपे इंस्टीट्यूट ने इसके पहले 300 एमसीक्यू लगाए थे और इंस्टीट्यूट ने अब उस पे 95 एमसीक्यू ऐड कर दिए, यानी कि टोटल 395 एमसीक्यू हो गए। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा हुआ है ऊपर, सीएमए इंटर लॉ दिसंबर 24। मैंने जब दिसंबर 24 वालों के लिए एमसीक्यू सेशन लाया था तो मैंने 3 वीडियोस बनाए थे, यानी कि 3 पार्ट में एमसीक्यू सेशन लिया था। यह आपको मेरे यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में दिख जाएगा। पहले वीडियो में 100 एमसीक्यू है, दूसरे वीडियो में 100 एमसीक्यू है और तीसरे वीडियो में भी 100 एमसीक्यू है। यानी कि आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एमसीक्यू बुकलेट दी गई थी उसके 300 एमसीक्यू जो पहले थे वो हम ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हुए हैं। इंस्टीट्यूट ने कौन कौन से एमसीक्यू को जबरदस्ती बुकलेट में डाला है जो आपकी मॉड्यूल पे नहीं है, वो भी मैंने इस पे बताया हुआ है। कौन कौन से आंसर इंस्टीट्यूट के गलत हैं, सही वाला आंसर क्या है वो भी मैंने इस पे बताया है। अब जो नया वाला एमसीक्यू बुकलेट इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, जिसपे 95 एमसीक्यू उन्होंने ऐड किए हैं, उन 95 एमसीक्यू के ओर अपन बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको 50 एमसीक्यू कराऊंगा, अगला सेशन और आएगा उस पे 45 एमसीक्यू आपके और हो जाएंगे, टोटल आपके 95 एमसीक्यू हो जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू बुकलेट पूरी सॉल्व हो जाएगी। सो दोस्तों बिफोर वी मूव अहेड, मैं चाहता हूं अगर आप चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब। मैं लगातार आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव सीएमए का कंटेंट ला रहा हूं। इसके पहले मैंने 80+ प्लानर बताया है, कल मैंने आपको सुपर 70 क्वेश्चंस के बारे से बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। अपकमिंग दिसंबर 2025 वाले एग्जाम के लिए जो सुपर 70 क्वेश्चन है वो मैंने बताए हैं, वो देख सकते हैं। और आज हम कर रहे हैं एमसीक्यू। सो डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, लाइक द वीडियो, और लेक्चर पूरा खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आइए दोस्तों फटाफट शुरू करते। हम यहां से शुरू करेंगे, जो नंबर 300 है वहां से शुरू करेंगे। कहता है कि ये जो डबल जियोपार्डी का जो प्रिंसिपल है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, किसके अगेंस्ट। तो आपने सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए डबल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कहता है कि भाई कोई भी एक व्यक्ति बीइंग प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी कि एक ही अपराध के लिए 2 बार उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इसको डबल जियोपार्डी का क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। अब कहता है दोस्तों क्या टाइम लिमिट है कि काउंसिल ऑफ स्टेट को मनी बिल रिटर्न करना पड़ता है अपने रिकमेंडेशन के साथ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास मेरी कंसेप्ट बुक होगी तो मेरे कंसेप्ट बुक के पेज नंबर 19 पे, जो मैं आपको यहां लेके जाना चाहता हूं, जो मनी बिल होता है, यानी कि जो ऐसा बिल जो पैसे से संबंधित होता है, जैसे फाइनेंस एक्ट हो गया, जीएसटी वाला हो गया, मनी बिल कहलाते हैं। तो कहता है भाई देखो, इसको आप सीधा राज्यसभा पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। ये जो होगा पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा में जाने के बाद उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है उसके रिकमेंडेशन के लिए, और राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम होता है अपने रिकमेंडेशन भेजने का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, 14 डेज। अब कहता है जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है आउटसाइड द कोर्ट, जिसको हम अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म बोलते हैं, कि कोर्ट के बाहर पे भी आप सेटलमेंट कर सकते हो। वो कोई क्रिमिनल नेचर के ऑफेंस नहीं होते, सिविल नेचर के ऑफेंस होते हैं, जो पार्टी खुद से ही समझौता करके सेटलमेंट कर सकती है। उसका एम क्या होता है अपने को कहता है, तो दोस्तों आपको पता होगा उसका एम है कोर्ट की प्रोसीजर और फाइंडिंग को अवॉइड करना, और म्यूचुअली खुद ही आप उन सारी चीजों को डिसाइड कर सकते हो, यही उसका एम है। पार्टी सेंट्रिक अप्रोच मीडिएशन का मतलब क्या होता है, पार्टी सेंट्रिक का मतलब ये होता है जो भी डिस्प्यूट है वो पार्टी कंट्रोल कर रही है, उस पर कोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं है। मीडिएशन का मतलब 2 लोगों के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो एक व्यक्ति बीच में मीडिएटर रहता है, जो न्यूट्रल होकर दोनों को समझा के एक एमिकेबल सेटलमेंट में लेके आता है। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे दोस्तों तो आपके पास एक पेज नंबर आएगा, मैं बताना चाहता हूं, पेज नंबर आपको मिलेगा 22। पेज नंबर 22 में अगर आप आएंगे तो आपको ये वाली बात मिलेगी मीडिएशन की, पेज नंबर 22 पे। ये देखिए कहता है डिस्प्यूट सेटलमेंट
through mediation is a voluntary relatively informal process of dispute resolution. पार्टी सेंट्रिक है, जहां पे एक थर्ड पार्टी न्यूट्रली बिना बयास हुए एमिकेबली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा के लेता है और कहता है कि इस पे कंट्रोल जो है ना पार्टी का रहता है। जो भी जो डिस्प्यूट होता है ना उस पे पार्टी का कंट्रोल होता है। वैसे तो कई डिस्प्यूट है तो कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पे कंट्रोल किसका रहता है? पार्टी का। तो कहता है द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस लाइज विद द डिस्प्यूटेड पार्टी, डिस्प्यूटिंग पार्टी, उनके पास क्या रहता है? कंट्रोल रहता है। ठीक है सर, थोड़ा सा जीवन पे आगे बढ़ते हैं। कहता है विच लॉ गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ लोक अदालत। अब लोक अदालत क्या है? तो दोस्तों ये जो आर्बिट्रेशन है, ये जो मीडिएशन है, ये जो लोक अदालत है, ये तीनों के तीनों ही अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर आते हैं। तो कहता है जब जब लोक अदालत के द्वारा कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है तो कौन सा एक्ट लगता है? कहता है कौन सा लॉ गवर्न करता है। तो अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, आप पेज नंबर 24 में जाओगे अगर आप अपने कंसेप्ट बुक के, तो देखो सबसे पहले तो लोक अदालत को गवर्नमेंट स्टेब्लिश करती है डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। अब कहता है लोक अदालत के पास जब आप डिस्प्यूट रेफर करते हो तो कौन कौन से लॉ के तहत ये सारी चीजें होती है। तो कहता है देखो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन वाला, अगर आर्बिट्रेशन या कंसिलेशन से आप डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे हो तो ये एक्ट लगता है। लोक अदालत से कर रहे हो तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लगता है। जुडिशियल सेटलमेंट में भी यही लगता है। और मीडिएशन के अंदर कोर्ट असिस्ट करता है प्रोसीजर बता के। तो अपना जो राइट आंसर है लोक अदालत के केस पे वो रहेगा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज 1987। अब आता है व्हाट इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो अगर अगेन आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट है तो पेज नंबर 16 पे आपको मिलेगा। पार्लियामेंट को ये लोग सुप्रीम लेजिस्लेशन बोलते हैं। सर क्यों सर? क्योंकि पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया बात खत्म हो गई। आइए देखते हैं फटाफट क्या कहता है पेज नंबर 16 में। ये देखो प्राइमरी लेजिस्लेशन refers to the law that are directly enacted by sovereign authority। sovereign authority कौन है भैया? पार्लियामेंट। इसको सुप्रीम लेजिस्लेशन बोलते हैं। ये नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल और रिव्यू बाय एनी अदर अथॉरिटी, यानी कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया क्या ये सब्जेक्ट टू रिव्यू होता है किसी के द्वारा? नहीं। तो यहां पे कहता है सुप्रीम लेजिस्लेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो बोले इसको कोई कंट्रोल और चेक नहीं कर सकता अदर अथॉरिटी, सिर्फ सोवेरेन अथॉरिटी खुद कर सकती है। ठीक है सर। अब रेशियो डेसिडेंडी का मतलब क्या होता है? इसको लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक बार किसी कोर्ट ने कोई रीजन दिया है कोई जजमेंट के लिए, कि जैसे सपोज करिए किसी को बाइज्जत बरी किया गया है, मर्डर केस था। क्यों बरी किया गया? बोले बस ये अपने दोस्त के साथ में आया था, इसको पता नहीं था इसका दोस्त आवेश में आके हथौड़ा मार देगा सर में और सामने वाला मर जाएगा, ये तो बस बाजू में खड़ा था तो इसका भी नाम आ गया। ये तो भोला भाला था, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था, ये तो पढ़ने लिखने वाला इंसान था, बस साथ में खड़ा था, एफआईआर पे नाम आ गया, इसका कोई इंटेंशन नहीं था ना इसको कुछ पता था, इसको बाइज्जत बरी किया जाए। तो ऐसा हो गया कि भाई कल को मान लो मर्डर होता है और कोई व्यक्ति बस साथ में जिसको कोई आइडिया नहीं कि मेरे साथ वाला व्यक्ति मर्डर करने वाला है और वो मर्डर कर देता है और इसका एफआईआर में नाम आ जाता है। तो अगर इसका इंटेंट बुरा नहीं था, ये मारने के इंटेंट से नहीं आया था, ये जानकार नहीं था, अगर ये बात प्रूफ हो जाती है तो उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। इसको बोलते हैं ग्राउंड्स। अपने डिसीजन के लिए आपने ग्राउंड क्या दिया? तो कहता है द प्रिंसिपल और रीजन अंडरलाइंग द डिसीजन, यानी कि अब आगे जितने भी ऐसे सिमिलर केस रहेंगे ये सब के लिए फर्दर रेफरेंस के लिए बन जाएगा। इसको बोलते हैं रेशियो डिसेडेंडी। ठीक है सर, आगे बढ़ के लेते हैं। कहता है भाई व्हाट इज द लीगल अजम्पशन जब पार्टीज इंटर करती है एक एग्रीमेंट में रिलेटिंग टू ट्रेड। अब ये आपको मेरे कंसेप्ट बुक के पेज नंबर 14 पे मिलेगा। अगर मैं पेज नंबर 14 पे आता हूं तो 14 में देखो एक अपने को बात कहती है। देखो कहता है कितने प्रकार के कस्टम होते हैं। एक जनरल कस्टम होता है, एक लोकल कस्टम होता है और एक कन्वेंशनल कस्टम होता है। कन्वेंशनल कस्टम में कहता है ये जो है ना बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। जब दो और मोर पर्सन कोई एग्रीमेंट कर रहे ट्रेड के संबंध में तो एक कन्वेंशन कस्टम है जो माना जाता है कि उनको पता हो। एग्जाम्पल कहता है शिपिंग इंडस्ट्री है, वहां पे कस्टमरी प्रैक्टिस है कि अगर कुछ डिले होता है वेदर की वजह से, क्योंकि भाई समुद्र में आप आ रहे हो, समुद्र के रास्ते से आ रहे हो यानी कि वाटरवे से आ रहे हो, वेदर की वजह से जो भी डिले होता है उसको शिपिंग कंपनी के अगेंस्ट नहीं किया जाता कि भैया ये तुम्हारी वजह से डिले हुआ है, ये वेदर की वजह से हुआ है, ये नेचुरल है। ये एक प्रकार का कन्वेंशनल कस्टम है। तो जो दोनों पार्टी जब एक
ट्रेड के अंदर, ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर एंटर करेंगे तो अज्यूम किया जाएगा, जनरली प्रिज्यूम किया जाएगा कि पार्टी अवेयर है इस बात से कि अगर क्लाइमेट की वजह से, नेचर की वजह से, वेदर की वजह से डिले होता है तो ये डिले शिपिंग कंपनी के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। तो कहता है इस परिस्थिति में दे कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन और यूजेज ऑफ दैट ट्रेड, यानी कि माना जाएगा कि आपको ये बात ऑलरेडी पता है। अब कहता है क्या कारण है जो ई कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते जा रहा है। भाई सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी बदल रही है एंड लीगल रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको करना है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, आज ऑनलाइन सारी चीजें हो जा रही, इसकी वजह से। कहता है कैसे ई कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया जाता है। सीधी सी बात है, ई कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होएगा, एक सिस्टम से जिसपे अपने को कुछ सॉफ्टवेयर लगेगा, तो बाय सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट मॉडल स्पेसिफाइड एंड एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑथराइज वेबसाइट से थोड़ी होगा जो बोल रहा है। कहता है अगर मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन है, लीगल डिस्प्यूट हुआ है फॉरेन सोविन के साथ। फॉरेन सोविन का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो, और ये आपको कंसेप्ट बुक में कहां मिलेगा ये समझ लो। अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो फॉरेन सोविन का मतलब क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री, फॉरेन यानी कि हमारे देश के बाहर वाली कंट्री, सोविन यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि फॉरेन सोविन को डिस्क्वालीफाई किया गया है लॉ से, बराबर है, लॉ के अंदर उसको डिस्क्वालीफाई किया, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अगर आप पेज नंबर 36 पे जाएंगे, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, पेज नंबर 36, तो पेज नंबर 36 में ये बात क्लियरली लिखी हुई है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये मैं आया 36 पे, तो देखो कहता है फॉरेन सोविन एंड एम्बेसडर, कहता है देखो दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट थ्रू देयर एजेंट रिसाइडिंग इन इंडिया। दे कैन स्यू द इंडियन सिटीजन। फॉरेन सोविन इंडियन सिटीजन को स्यू कर सकते हैं, बट एक इंडियन सिटीजन फॉरेन सोविन को सूट फाइल नहीं कर सकता। तो लिखा है देखो, द इंडियन सिटीजन कैन नॉट स्यू द फॉरेन सोविन, ये अपना करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी के जो सारी चीजें कि इंडियन सिटीजन स्यू कर सकता है, फॉरेन सोविन रिपोर्ट होना चाहिए, मैटर ऑटोमेटिकली यूएन में जाएगा, फालतू बात है। अब 311 के अंदर क्या बात है, 311 बोलता है भैया देखो रोहन है, 17 साल का बंदा है, वो एक कार डीलरशिप के पास जाके अपनी एज 21 साल की बताता है और कार ले लेता है, बाद में रिफ्यूज करता है उसको पे करने के लिए। तो बताइए क्या वो लायबल रहेगा, क्या कार डीलर उसको लायबल ठहरा सकता है क्या, ये बोल के कि भैया एक बार तूने स्टेटमेंट दे दी कि तू 21 साल का है, बाद में तू डिनाई नहीं कर सकता रूल ऑफ स्टॉपेल के तहत। तो आपको पता होगा रूल ऑफ स्टॉपेल जो है माइनर के ऊपर नहीं लगता है, तो वो माइनर लायबल होने वाला नहीं, भले उसने अपनी एज को क्या किया है, मिसरिप्रेजेंट किया है। अब कहते हैं रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि प्रीवियसली कोई एक्ट हुआ हुआ है जो ऑथराइज नहीं था, अब आप उसको सब्सिक्वेंटली अप्रूव करते हो, तो अप्रूवल और कन्फर्मेशन ऑफ प्रीवियस एक्ट, इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। कहता है एलियन एनिमी आप कब कंसिडर करते हो किसी भी व्यक्ति को, कब वो एलियन एनिमी कहलाता है। देखो पीसफुल सारी चीजें चल रही है तो एलियन एनिमी नहीं, जब वॉर का समय होता है तो देखो लिखता है सिटीजन ऑफ अ कंट्री एट वॉर विथ इंडिया, जब वॉर हो रहा है तब वो एनिमी बनता है, वॉर नहीं हो रहा है तो वो एलियन फ्रेंड कहलाता है। ठीक है सर, यहां तक की भी बात समझी। कहता है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एलियन एनिमी के संबंध में, कहता है इट इज वॉइड अनलेस परमिटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। भाई एलियन एनिमी है, वॉर चल रहा है तो एलियन एनिमी, सीधी सी बात है, उसके साथ एग्रीमेंट करोगे वॉइड है, लेकिन हाँ अगर गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया तो चलेगा, वैलिड तो कभी नहीं होगा, वॉइडेबल भी नहीं होगा। लिखता है इट इज वैलिड ओनली ड्यूरिंग पीस टाइम ऑन ऑटोमेटिकली रिज्यूम्स ड्यूरिंग वॉर टाइम। भाई साहब वैलिड होता ही नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं वो एलियन एनिमी है, एनिमी है मतलब वॉर चल रहा है, आप उसके साथ एग्रीमेंट करोगे वॉइड है, आप गवर्नमेंट से परमिशन ले लो, आप उसके बाद कर सकते हो भले एनिमी है तो भी। अब कहता है अंडर इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन, कौन से टाइम पे परफॉर्म करना है, बोले या तो फिक्स टाइम या रीजनेबल टाइम में, और डिस्क्रिएशन ऑफ प्रोमिसर, सुप्रीम कोर्ट और ये सब तो फालतू बात है। कहता है मर्जर का मतलब क्या होता है, तो देखो दो राइट है, मैंने मान लो आपसे कोई लैंड ले लिया है लीज पे, एक लीज एग्रीमेंट बना, फिर वही लैंड मैंने आपसे परचेस कर लिया तो सेल एग्रीमेंट बना जिसमें मैं ओनर बन गया। अब दो एग्रीमेंट, एक सेल एग्रीमेंट एक लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट में मैं लेसी हूं, मैं आपको उसका लाइसेंस फी पे कर रहा हूं,
और सेल एग्रीमेंट के अंदर मैं ओनर बन गया, तो कौन सा बड़ा राइट है? सुपीरियर राइट ओनर का है, लेसी वाला राइट इंफीरियर है। तो जब मैं ओनर बन गया तो इंफीरियर राइट जो है, जो छोटा राइट है, वो मेरे बड़े राइट में जाके मर्ज हो गया। तो इसी को ही बोलते हैं कि जब इंफीरियर जो राइट होता है वो सुपीरियर राइट में जाके जब मर्ज हो जाता है, उसको बोलते हैं मर्जर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में। कहता है इस मैक्सिम का मतलब क्या होता है? तो कहता है भाई साहब, कोई भी एक्शन अराइज नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस से। सिर्फ प्रॉमिस से कुछ नहीं होने वाला, साथ साथ में उसके साथ कंसीडरेशन होना चाहिए, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होना चाहिए एंड सो ऑन। चलिए जीवन पे आगे बढ़ते हैं। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट क्या डिस्क्राइब करता है? भाई सीधी सी बात है, तीनों पार्टी रहेंगे अपने अपने स्पेसिफिक रोल के साथ। ठीक है सर। बेलमेंट होता है गुड्स का, तो गुड्स रिटर्न किया जाता है किसके डायरेक्शन में? बेलर के डायरेक्शन में। बोरोवर रिसीव करता है 6 महीने के लिए ग्रेचुअस गुड्स, यानी कि जिसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं करना है। फिर लेंडर डिमांड कर लेता है उसको 3 महीने में, लेकिन बोरोवर ने उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया रहता है 6 महीने के हिसाब से, और अब उसको लॉस हो रहा है। तो बताइए लेंडर की कोई लाइबिलिटी है? तो ये आपके बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे कवर होता है। मान लीजिए मैंने आपको एक कार दी है 6 महीने के लिए, आपने उस कार पे 5,000 रुपए का खर्चा कराया, 2,000 रुपए का डीजल डलाया, 7,000 रुपए आपने खर्चा किया। क्यों? आपको लग रहा था कि 6 महीने तक कार मेरे पास रहेगी। अभी तक आपने उसका इस्तेमाल 2,000 तक ही किया है, 5,000 का इस्तेमाल अभी भी बचा, आपने 7,000 खर्चा किया था। तो कहता है भी 5,000 रुपए अभी भी बचा है ना, उसका वसूली बचा है ना, मैंने तो खर्चा 7 का किया था, तो मैंने कितना बेनिफिट लिया? 2,000 का। 5,000 का बेनिफिट लेना अभी भी बचा है। तो कहता है अगर आपने ग्रेचुअस बेलमेंट किया था, सामने वाले ने 7,000 खर्चा किया, 2,000 का ही वसूली किया, तो 5,000 आप उसको दोगे, भले वो ग्रेचुअस क्यों ना हो। तो कहता है मस्ट इंडेमनीफाई द बोरोवर फॉर लॉस एक्सीडिंग द बेनिफिट डिराइव। जितना बेनिफिट डिराइव किया उसके ऊपर जितना लॉस हुआ है, 5,000 का लॉस है, वो आपको देना पड़ेगा। कहता है फाइंडर ऑफ गुड्स कब स्यू कर सकता है? ट्रू ओनर को। याद रखें, अगर ट्रू ओनर ने रिवॉर्ड अनाउंस किया है तो सूट फाइल होगा और गुड्स रिटेन भी कर लेता है। लेकिन अगर रिवॉर्ड अनाउंस नहीं है तो सिर्फ आप रिटेन कर पाते हो, सूट फाइल नहीं कर पाते। तो कहता है जब स्पेसिफिक रिवॉर्ड अनाउंस रहेगा ना, तो ही आप उसको सूट फाइल करोगे। अब ये वाली जो बात है दोस्तों, ये मैंने पहले भी बताई थी, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है कि भाई जब आपस में कार्टेल बना के वो लोग क्या करते हैं, बिडिंग को रोकते हैं, इसको नॉकआउट एग्रीमेंट बोला जाता है। बट ये आपके मॉड्यूल पे नहीं है, और क्योंकि आपके मॉड्यूल पे नहीं है तो मुझे इंस्टीट्यूट से ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए कि ये आपको पूछेगा। ठीक है सर। मैं 323 पे चलता हूं। कहता है व्हाट डज डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? भाई डिलीवरेबल स्टेट का मतलब गुड्स रेडी है और बायर बाउंड है कि उसकी डिलीवरी लेकर जाए। कहता है एग्रीमेंट टू सेल है, तो सेलर को कब तक गुड्स पे, द सेलर इज एक्सपेक्टेड टू हैव द राइट टू सेल द गुड्स। अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो सेलर से आप कब एक्सपेक्ट करोगे? सेलर इज एक्सपेक्टेड टू हैव द राइट टू सेल द गुड्स कब? भाई सीधी सी बात है, एट द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज डू पास। सेलर इज एक्सपेक्टेड टू हैव द राइट टू सेल। कब राइट टू सेल है? जब भाई प्रॉपर्टी पास होगी। इतना फुद्दू सा सवाल पूछा है। 29 पे चलते हैं। 29 अपने को क्या कहता है, यानी कि सेक्शन 29, अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन ट्रांसफर गुड्स टू द बायर इफ। अब 29 क्या बोलता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 29 है। मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, कोअर्जन किया और आपसे कोई गुड्स ऑब्टेन कर लिया, यानी कि मेरे पास गुड्स का पोजीशन है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता है वो अगर बायर को ट्रांसफर करता है टाइटल, तो बायर के पास क्या गुड टाइटल आएगा? द आंसर इज यस। अगर बायर को नहीं पता है कि आपका टाइटल डिफेक्टिव और वो गुड फेथ पे लेता है, तो उसके पास एक वैलिड टाइटल जाएगा। ये वाली जो बात है, कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन रिसाइंडेड, ये सब फालतू बात है। कहता है व्हाट इज द इफेक्ट इफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड बिफोर द सेल ऑफ गुड्स। अभी सेल हुआ नहीं गुड्स का और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आपने रिसाइंड कर दिया, तो सीधी सी बात है जो बायर है उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉइडेबल था, आपने रिसाइंड कर दिया, तो कहां से गुड टाइटल मिलेगा? ठीक है सर। सेक्शन 24 है जो सेल और रिटर्न की बात करता है। कहता है व्हेन डज द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द बायर इवन दो द बायर इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स। यानी कि मैंने सेल और रिटर्न के बेसिस पे बायर को गुड्स दिया कि भाई ये ले, ट्रायल कर, अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो वापस कर लेना। अप्रूव करता है, ओनरशिप पास हो जाती है। रिजेक्ट करता है, ओनरशिप पास नहीं होगी। अब कहता है वो रिटेन करके रखा है लेकिन रिजेक्ट नहीं किया, 3 दिन से ज्यादा रिटेन करके रखा है, रिजेक्ट नहीं किया, ओनरशिप पास हो जाती है। लेकिन अगर आपने रिजेक्शन दे दिया उसके बाद भी गुड्स आपके पास है, तो आपने तो रिजेक्ट कर दिया ना। तो कहता है देखो ओनरशिप बायर के पास नहीं होगी, भले उसके पास पोजीशन है। तो कब?
जब बायर ने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है 3 दिन के अंदर, 3 दिन का स्टिपुलेटेड टाइम था, आपने रिजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद भी अगर आप रिटेन करके रखे हो कोई बात नहीं, आपने रिजेक्शन दे दी ना, भले आपके पास पोजीशन है, आप ओनर नहीं बनोगे। अनपेड सेलर रीसेल कर रहा है गुड्स आफ्टर एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट, व्हाट काइंड ऑफ टाइटल डज द न्यू बायर एक्वायर। अगर आपने लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके लिया है तो न्यू बायर को क्या टाइटल मिलता है भैया, न्यू बायर को बराबर टाइटल मिलेगा, भले आपका रीसेल जस्टिफाइड नहीं है। सर रीसेल जस्टिफाइड नहीं है का मतलब, जब आप रीसेल करते हो तो आपको एक नोटिस देना पड़ता है पुराने वाले बायर को। अगर आपने नोटिस नहीं दिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्सिक्वेंट बायर को वैलिड टाइटल मिलेगा। इट डजंट मैटर कि रीजनेबल नोटिस आपने प्रीवियस बायर को दिया है कि नहीं। तो प्रीवियस बायर को अगर आपने रीजनेबल नोटिस नहीं दिया तो वो आपने जो रीसेल किया वो जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड किसके लिए नहीं है, प्रीवियस बायर के लिए, लेकिन नया बायर को तो वैलिड टाइटल मिलेगा। ठीक है सर। अगर नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्टर बायर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लीगल इफेक्ट क्या होगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप सिर्फ और सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हो क्योंकि वो नॉन सेवरेबल है। कॉन्क्रीट का एग्जांपल मैं इसको देता हूं कि आपने कॉन्क्रीट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके इंग्रेडिएंट्स आपके कंडीशन के हिसाब से नहीं है, बट कॉन्क्रीट इज नॉन सेवरेबल, तो इस परिस्थिति के अंदर आप उसको ब्रीच ऑफ वारंटी ही मानोगे। कहता है कौन सी कंडीशन में सेलर और समवन ऑन देयर बिहाफ बिड कर सकते हैं ऑक्शन में। ये सेक्शन 64 के ऊपर है दोस्तों। सेक्शन 64 बोलता है जब आप ऑक्शन कर रहे हो तो सेलर के बिहाफ में अगर बिड करना है तो बिड का राइट आपको रिजर्व करना पड़ेगा। तो जब एक्सप्रेसली आप बिड का राइट रिजर्व करते हो तो ही आप बिड कर सकते हो। अगर आपने गुड्स ऑक्शन में बेचा है तो जितने भी लॉट होते हैं ना, हर लॉट का एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है। तो कहता है देखो ईच लॉट इज डीम्ड टू बी अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि एक जगह पेंटिंग है, एक जगह कोई मशीन है, एक जगह कोई पुराना सिक्का है, एक जगह कोई पुराना वॉल क्लॉक है, ये 4 लॉट 4 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माने जाएंगे। ठीक है सर। आते हैं 332 पे। सीधी सी बात है, कंटिंजेंसी पे कोई गुड्स लेना ना लेना वाली बात है तो कंटिंजेंट गुड्स है। यहां पे कहता है एक्स ने लैपटॉप ऑब्टेन किया वाई से फ्रॉड करके, अच्छी बात है भैया, फ्रॉड करके ऑब्टेन किया। अब कहता है मिस्टर एक्स हैज अ वॉइडेबल टाइटल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर वाई, क्योंकि एक्स से फ्रॉड करके लिया। अब बिफोर वाई इसको रिसाइन करता, वाई को अभी तक पता नहीं कि मेरे साथ फ्रॉड किया है, हो सकता है जो चेक दिया होगा वो बाउंस होने वाला है, या कोवर्जन किया होगा, या अंडी इन्फ्लुएंस किया होगा। अभी वाई उसको रिसाइन करता, उसके पहले एक्स ने इसको जेड को दे दिया। जेड के पास क्या गुड टाइटल जाएगा गुड्स का? बिल्कुल। क्यों? अभी तक वाई ने रिसाइन किया नहीं है। तो जब भी आपके पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे कोई गुड्स आता है तो ध्यान रखना है कि जिसके साथ आपने धोखा किया है, फ्रॉड किया है, अगर उसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं किया है, कंप्लेन नहीं की है, एफआईआर नहीं की है, और उसके पहले आप गुड फेथ में किसी व्यक्ति को बेच देते हो तो सामने वाले को कैसा टाइटल मिलेगा? गुड टाइटल मिलेगा। ठीक है सर। ये सेक्शन 29 पे है। द रूल एज टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो सेक्शन 20 पे दिया है। सेक्शन 20 बोलता है स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में इस पे ओनरशिप कब पास होगी? तो बोले जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बोले कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? बोले एक पार्टी ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट बनते ही ओनरशिप पास हो जाएगी। स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो पहले डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा और बायर को नोटिस देना पड़ेगा तो जाती है ओनरशिप। एक आता है स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है लेकिन प्राइस डिटरमाइन नहीं है, तो कहता है प्राइस डिटरमाइन करेंगे, फिर बायर को नोटिफाई करेंगे, तब ओनरशिप जाएगी। लेकिन यहां पे 20 पूछ रहा है, तो 20 में कब होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट मेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंस्टॉलमेंट डिलीवरी? कहता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में क्या होगा? तो अब देखो ये क्वेश्चन में पहले तो बोलता है कि बायर बाउंड नहीं है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी के लिए। फिर कहता है मान लीजिए ब्रीच होता है, तो कहता है वेदर अ ब्रीच रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स सेवरिटी एंड कॉन्टेक्स्ट। सरल शब्दों में बताता हूं, कहता है भाई देखो, अगर आप इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और इंस्टॉलमेंट का अगर ब्रीच हो जाता है तो क्या उस ब्रीच की वजह से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट होगा? ये डिपेंड करता है सिवियरिटी एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के। अब मान लीजिए सर ये एक ऐसा इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज करते कोई चीज सेंसिटिव होती है ना, जैसे कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट का आपको इंस्टॉलमेंट बोला गया है, आपने एक इंस्टॉलमेंट किया, कॉन्क्रीट आया, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 घंटे बाद था, तीसरा इंस्टॉलमेंट 3 घंटे बाद था। तो कॉन्क्रीट जब गीला गीला रहता है उसको तभी अप्लाई करना पड़ता है। आप लेट करोगे तो जो ऑलरेडी कॉन्क्रीट है वो अगर अपना सॉलिड फॉर्म ले लिया तो दूसरा कॉन्क्रीट का जो लेबलिंग है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। आप समझो, मेरा कहने का मतलब कुल मिला के ये है
कि हमको कंक्रीट एक टाइम पे चाहिए कि एक लेयर चढ़ाई, फिर दूसरी चाहिए, फिर तीसरी चाहिए, एक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अगर आप इस पे अगर डिलीवरी इंस्टॉलमेंट की क्या करते हो, ब्रीच करते हो, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाए। तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टेक्स्ट कैसा है। ठीक है सर। कहता है आपका लीन नहीं था गुड्स पे, तो सेलर को क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली अगर आपका लीन नहीं है तो ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी को उसको रिटर्न करना पड़ेगा। कहता है फिक्सिंग अ डेफिनेट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे प्राइस फिक्स करना क्या जरूरी है? बिल्कुल। सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन नंबर 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कि भाई सेलर बायर को गुड्स बेचता है प्राइस के लिए, तो प्राइस तो जरूरी है ही है सर, इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर। चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो होता है उसको कैसे बनाया जाता है? भाई साहब कंप्यूटर रिसोर्स से, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से। कहता है कब माना जाएगा हु इज ड्रॉई इन केस ऑफ चेक ट्रांजेक्शन? सीधी सी बात है, बैंक जिसके ऊपर आपने चेक बनाया वही ड्रॉई होगा। चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक होता है। प्रोमिसरी नोट कहां डिफाइंड है? सेक्शन 4 पे डिफाइंड है। क्या लाइबिलिटी होती है प्रोमिसरी नोट में? मेकर की, भैया उसी की लाइबिलिटी है, एब्सोल्यूट है, प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉर होता है उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो सेकेंडरी होती है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में तो प्राइमरी लाइबिलिटी है। ठीक है सर। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? ये कल भी डिस्कस किया था मैंने जब सुपर 70 क्वेश्चन बताया था। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहता है मेड एंड पेबल इन इंडिया होना चाहिए, यानी कि बना भी इंडिया भी, पे भी इंडिया में। कहता है चलो मान लो बना इंडिया में लेकिन पे इंडिया में नहीं हो रहा है, पे करने वाला जो व्यक्ति है वो इंडिया का है, ड्रॉई जो है वो इंडिया का है, तो इसका राइट आंसर है मेड एंड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इसको अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझना है तो कल ही मैंने सुपर 70 के क्वेश्चन में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया, वहां से इसको कंसेप्चुअली भी समझ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड इनलैंड इंस्ट्रूमेंट? इस पे से आप किसको इनलैंड मानोगे? तो सीधी सी बात है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया, पेबल इन इंडिया, तो ये भी क्या हो गया? इनलैंड। अगर आपको इसको कंसेप्चुअली पढ़ना है, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, 1 घंटे का है, जिसमें बीच में मैंने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया है कुछ 10 मिनट के अंदर। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? अलॉन्च का मतलब क्या होता है? तो कहता है जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है आप उसमें एक स्लिप अटैच करते हो एंडोर्समेंट के लिए, इसको बोला जाता है स्लिप ऑफ पेपर अटैच टू द इंस्ट्रूमेंट और फॉर एंडोर्समेंट। ये पिछले कुछ लास्ट के 1-2 अटेम्प्ट में इसके ऊपर सवाल भी पूछा है। अब ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है जो 345 है। कहता है देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉ किया गया राम के द्वारा, कहां पे? जर्मनी में। इंटरेस्ट रेट कितना है? 20% है जर्मनी में, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया गया राहुल के द्वारा और ये पेबल है कहां पे? फ्रांस में, जहां पे 5% का इंटरेस्ट रेट है। अब कहता है आफ्टर बीइंग इंडोर्स्ड इन इंडिया द बिल इज डिसऑनर्ड इफ द होल्डर फाइल्स अ केस अगेंस्ट राहुल इन इंडिया, व्हाट रेट इंटरेस्ट शुड द कोर्ट अप्लाई? क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से और ध्यान से समझना। कहता है भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया राम के द्वारा जर्मनी में, जर्मनी के लॉ के हिसाब से 20% का इंटरेस्ट है, एक्सेप्ट किया गया राहुल के द्वारा और पे होगा फ्रांस में, फ्रांस में पे होगा, फ्रांस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। अब कहता है इसका जो होल्डर है इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वो उसको इंडिया में इंडोर्स करता है और इंडिया में बिल डिसऑनर हो जाता है। बताइए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है राहुल के अगेंस्ट लगाया जा सकता है? तो लॉ कहता है जहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओरिजिनली पेबल था, फ्रांस में पेबल था, उस लॉ के हिसाब से लाइबिलिटी बनेगी, तो उस लॉ के हिसाब से 5% का क्या लगेगा? इंटरेस्ट। कहता है जब बिल ऑफ एक्सचेंज कब माना जाता है कि एक्सेप्ट हुआ है? सीधी सी बात है, जब ड्रॉई उस पर साइन करता है और डिलीवर कर देता है होल्डर को साइन करके कि लो भाई मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। तो 346 का आंसर सी है। कहता है कैसे एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है? पार्टनरशिप एट विल कैसे डिसॉल्व होती है? पार्टनरशिप एट विल है डेफिनेटली किसी पार्टनर को राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा, हम डिसॉल्व करना चाहते हैं बाय नोटिस फ्रॉम एनी पार्टनर, लेकिन ये राइटिंग में होता है। सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? जो पब्लिक को नोन नहीं होता, पार्टनर को तो नोन होता है, नॉट नोन टू द फर्म कैसे होगा? फर्म है तो जानेंगे ही, पब्लिक को नोन नहीं होता। लाइबिलिटी ऑफ सीक्रेट पार्टनर क्या होती है? सीक्रेट पार्टनर की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, जो भी पार्टनर हो, नॉमिनल पार्टनर हो, लैंडिंग पार्टनर हो, सीक्रेट नॉमिनी हो, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हो, एक्टिव पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर हो, कोई भी पार्टनर हो, लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड ही रहेगी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रेमुनरेशन टू अ पार्टनर? अगर पार्टनर के रेमुनरेशन की बात करें तो अगर आपने सेक्शन नंबर 12 पढ़ा होगा पार्टनरशिप का,
कहता है कोई भी पार्टनर रेम्यूनरेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पार्टनर ने खुद ही एग्री किया है, लॉ कहता है, मैं तो नहीं कह रहा हूं रेम्यूनरेशन के लिए, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि एक्टिव पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो लॉ तो मना कर रहा है कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू फॉर रेम्यूनरेशन। यहां पे आके दोस्तों हम अपने इस लेक्चर को रोकते हैं। ये 50 एमसीक्यू आज हुए, बचे हुए 45 एमसीक्यू आपको कल मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। इसके पहले के 300 एमसीक्यू मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए कहां पे आपको मिलेगा। जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू लिविंग द वीडियो। बाय दोस्तों।